नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 18 मार्च 2022 है, दिन है मंडे एंड आई एम श्योर आप सब ने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। कितनी कंपनीज की स्थापना लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई, इसके आंकड़े को देखेंगे और समझेंगे कि इसमें ड्रॉप क्यों नज़र आ रहा है। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनीज के बीच में एक नई राइवलरी स्टार्ट हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फाइनेंस मिनिस्टर विजिट टू यूएसए और क्राइसिस इन श्रीलंका और नेपाल, इसकी इम्पैक्ट भारत पर क्या होगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कंपनीज लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ मार्च 2022 को, तो उस फाइनेंशियल ईयर में भारत के अंदर 96,657 नई कंपनीज की स्थापना हुई। ये लास्ट ईयर के मुकाबले, यानी कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके साथ कंपेयर करें और पिछले 4 सालों का कंपैरिजन करें तो सबसे कम नई कंपनीज की स्थापना जो है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिली है। नई कंपनीज की भी स्थापना हुई। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम आंकड़ा देख सकते हैं 96,000, लगभग 1 लाख जितनी नई कंपनीज की स्थापना हुई। तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ और ट्रैवल एजेंसीज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें नई कंपनीज की स्थापना देखने को मिली है। द फिस्कल सो ए 30% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन एग्रीगेट कंपनी फॉर्मेशन। 30% जितना ड्रॉप जो है वो हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखने को मिला कंपेयर टू उसके पहले का फाइनेंशियल ईयर। और अब बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अनलॉक हो चुकी है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो चल रहे थे, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस चले गए हैं। थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। तो इस वजह से बहुत सारी जॉब्स जनरेट हुई हैं और जब जॉब्स अवेलेबल होती हैं उस टाइम पर, उस फेज़ में एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें आपको ड्रॉप देखने को मिलता ही है। और जब जॉब्स कम अवेलेबल होती हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो अपना कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बूस्ट इस समय पर एक प्रकार से मिल जाती है। लेकिन जॉब्स अवेलेबल हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप पर इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट नज़र आ रही है। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। क्रिप्टो की बात करें तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने पीयर टू पीयर डील्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी है। व्हाट इज पीयर टू पीयर? बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि आपके आपके पास क्रिप्टो का अकाउंट है, आप पी हैं और एक व्यक्ति है जिसका नाम एल है। तो अब ये दोनों के पास अकाउंट है और आप क्रिप्टो ख़रीदना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि आप डायरेक्टली एक्सचेंज में से ख़रीदते थे, लेकिन अब एल बेचना चाहता है, पी ख़रीदना चाहता है, तो आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ ये सौदा जो है वो कर सकते हैं। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ने इस प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। सम प्लेटफॉर्म्स आर डायरेक्टली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कॉइन बायर्स। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अगर आपको कॉइन ख़रीदना है तो आप डायरेक्टली जो एक्सचेंजेस हैं उनको पैसे दे दीजिए और वो आपके बदले में कॉइन जो है वो आपको दे देंगे। तो ये एक नई ट्रेंड की शुरुआत हुई है और इसके पीछे रीज़न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के खिलाफ अपना एक रिजर्वेशन एक्सप्रेस किया है और टैक्स जो है अब इसके ऊपर 30% लगाया है और इस टैक्स में भी जो इश्यू है कि आपका जो लॉस है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ों की वजह से अब एक बाईपास, एक नया रास्ता जो है वो लोगों ने ढूंढ लिया है। और पी टू पी ट्रांजेक्शन जो है वो इट्स लाइक जब आपको लेट्स से कोई पर्टिकुलर बिटकॉइन ख़रीदना है तो जो बेचने के लिए तैयार है अपना बिटकॉइंस, तो जो एक्सचेंज है वो आपको अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी उस सेलर की। जैसे ही आप सेलर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे हम नॉर्मल करते हैं ना किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र, वैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें पैसे मिल जाएंगे। तो फिर ये जो एक्सचेंज है वो उस सेलर को, वो जो बायर हैं राइट, उसको जब वो सेलर के खाते में पैसे दे देगा तो फिर जो सेलर है उसके बिटकॉइंस इसमें फिर
ट्रांसफ़र करवा देगा। तो इस प्रकार से P2P ट्रांजैक्शंस की शुरुआत की हैं। और इट्स नॉट ए वायोलेशन, राइट? जैसे कोई रेगुलर एक ट्रांजैक्शन होता है, आप किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इज़न्ट इट? तो वैसे ही हैं, जैसे आप IMPS करते हैं, NEFT करते हैं। और बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि इंडिया में नहीं, वो फॉरेन में ही सारी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, राइट? ओवरसीज़ एक्सचेंजेस में वो क्रिप्टोज़ खरीदते हैं और बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको टैक्स और ये सारी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देनी पड़ रही हैं। तो ये तो एक चीज़ है, ये एक नया चैलेंज जो है वो अब गवर्नमेंट के सामने आएगा कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स और TDS और ये सारी चीज़ें लगाई हैं, इसको और ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया है। और सबसे जो एक मुझे एक बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, दैट इज़ के सरकार ने लॉस जो है, मीन्स जनरली दूसरी चीज़ों में अगर आप लॉस जनरेट करते हैं तो वो आपके प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करके फाइनल जो आपका नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं, इज़न्ट इट? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं, आपका जो किसी ट्रांजेक्शन में आपका प्रॉफिट है तो उसको प्रॉफिट माना जाएगा, लॉस को सरकार नहीं गिन रही है। तो दिस इज़ लाइक नॉट राइट वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए, लोगों ने अपना एक रास्ता ढूंढ ही लिया ना, वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। और फिर फ्यूचर में फ़ॉरेन में सारी एक्सचेंज जो है, मीन्स आजकल डिजिटल सारी चीज़ें चल रही, तो वे फिर यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे, फ़ॉरेन में ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो इस प्रकार की भी चीज़ें जो हैं वो हो सकती है। और बहुत सारे हवाला और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी तो ब्लैक मनी और ज़्यादा जनरेट होगी। तो इसका कोई रास्ता जो है वो सरकार को थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत है। ई-कॉम लॉजिस्टिक्स कंपनीज, एक नई राइवलरी, एक नई बैटल की शुरुआत हुई है। किसके बीच में? ई कॉमर्स फोकस्ड लॉजिस्टिक फर्म्स और न्यू एज लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स, राइट? ये लॉजिस्टिक फर्म्स तो आपको पता है कि जो कंपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट, सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है, तो दैट इज़ लॉजिस्टिक कंपनीज, राइट? अब जो एग्रीगेटर्स हैं, वो हु आर दिस एग्रीगेटर्स? एग्रीगेटर्स डोंट ओन वेयर हाउसेज और बिल्ड देयर ओन डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीगेटर्स जो होते हैं, ये ना तो खुद के वेयर हाउस इनके होते हैं, ना तो इनका कोई डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, राइट? दे एग्रीगेट ऑर्डर्स एंड रूट देम टू कंपनीज लाइक डिलीवरी, ई-कॉम एक्सप्रेस एंड अदर्स। ये कंपनीज क्या करती है एग्रीगेटर्स? उनका अलग से कोई ऐप है, तो आप ऐप में ऑर्डर करते हैं कोई सामान को, राइट? तो ये क्या करेगी, आपने अलग से कि एक जीन्स मंगवाया, इज़न्ट इट? तो ये जीन्स जो हैं वो, ये कंपनी एग्रीगेटर जो है उनके ऐप पर आपने जीन्स मंगवाया, तो ये डायरेक्टली जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उसको बोल देगी कि आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक भेज दीजिए। बीच में उनका जो भी कमीशन है ये एग्रीगेटर्स का, वो उनको मिल जाएगा, क्योंकि उनकी तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनका कोई वेयर हाउस ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये है एग्रीगेटर्स। तो अब क्या हुआ है कि ये जो डिलीवरी, ई-कॉम, एक्सप्रेस बीज, ये सारी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, और इन लॉजिस्टिक कंपनीज ने जो शिपमेंट का चार्ज है ये 35 से 40% इंक्रीज कर दिया है एग्रीगेटर्स के लिए। जो शिप रॉकेट, पिका, शिपयारी, अदर्स, इस प्रकार की जो एग्रीगेटर्स कंपनी है, तो इनको 35 से 40% ज़्यादा अब डिलीवरी के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। मीन्स ऐसा क्यों किया? क्या फ्यूल इज़ द रीज़न? नो, ये थोड़ा अलग है। इट्स लाइक ए टेक्टिकल थिंग, टेक्निकल इन द सेंस के क्या हुआ कि ये जो एग्रीगेटर्स हैं, ये एग्रीगेटर्स और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो एग्रेसिव प्राइसिंग दे रहे थे। और एग्रेसिव प्राइसिंग इतना कि जो शिपमेंट कंपनी है उनको, मीन्स शिपमेंट कंपनी भी, देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन वाली जो कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज, तो ये कंपनीज भी बहुत सारी एंटरप्राइजेस के साथ डील करती है, इज़न्ट इट? तो उनके भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, वो रिटेल कस्टमर्स को कैटर कर रहे हैं, इसके साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसेस को भी कैटर करते हैं। तो ये जो एग्रीगेटर्स हैं, ये उनके क्लाइंट्स के पास भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको चीप पर रेट पर सामान जो है वो पहुंचा देंगे। तो इस चीज़ को लेकर ये जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं वो नाराज़ होगी कि देखिए, आप हमारे बिजनेसेस और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको मत छेड़िए, हम आपके क्लाइंट्स को सामान और ये सारी चीज़ें तो पहुंचा देंगे और पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन आप ऑल ऑफ द सडन हेवी डिस्काउंट्स दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, और हमें बताए बिना कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, और हमारे क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
तो फ्रॉम नाउ ऑन यू विल पे 35 to 40% एक्स्ट्रा। तो ये 3 बड़ी कंपनीज ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। तो अब देखते हैं कि ये जो एग्रीगेटर्स हैं ये कब तक इस चीज़ को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एग्रीगेटर्स जो हैं उनके पास डायरेक्ट कोई लॉजिस्टिक के कोई सामान नहीं है, उनके पास ना तो कोई वेयर हाउस है, राइट। वो इन लॉजिस्टिक कंपनीज का वेयर हाउस वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और ये एक नई राइवलरी हमें नज़र आ रही है। आई एम श्योर इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे, बट दिस इज़ समथिंग इज मीन्स यू नो, ये भी ऐसा एक सेक्टर है जिसके ऊपर थोड़ी नज़र होनी चाहिए, इसमें हो रही कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर विजिट टू यूएसए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी आज से यूएसए की यात्रा पर जाने वाले हैं और वहाँ पर स्प्रिंग मीटिंग्स होगी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की। तो इस मीटिंग को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अटेंड करने वाले हैं। इसी के साथ साथ वो दूसरे देशों के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, पर्टिकुलरली G20 देशों के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी मीटिंग होगी। तो इसमें इंडोनेशिया हैं, इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी, साउथ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा भी कुछ बड़े बड़े देश हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट देश, जिनके साथ एक डिस्कशन होगी। तो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और इसी के साथ उनकी मीटिंग होगी सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ, एनर्जी सेक्टर के साथ जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव्स के साथ और दूसरे ऐसे सेक्टर्स जो भारत के लिए एक प्रायोरिटी है। तो ऐसे सेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव्स के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की। इसी के साथ वो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, उनको भी मिलने वाले हैं। और इसी के साथ वो जो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जियोर्जियावा, तो उनके साथ भी मनी एट ए क्रॉस रोड जो हैं, तो इसको भी पैनल डिस्कशन जो है इसकी अटेंड करने वाले हैं। इसी के साथ एक एटलांटिक काउंसिल है, तो इसको भी अटेंड करने वाले हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ भी एक इंटरेक्शन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करने वाले हैं। क्राइसिस इन श्रीलंका, नेपाल। अब श्रीलंका में तो क्राइसिस चल रही है। 1948 के बाद इतनी ख़राब इकोनॉमिक सिचुएशन श्रीलंका की कभी नहीं हुई है, नंबर 1। अब श्रीलंका के साथ साथ नेपाल में भी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस जो है वो हो सकती है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो मीन्स एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका कहना ये है कि ये दोनों देशों में जो इश्यूज चल रहे हैं, ये फाइनेंशियल इश्यूज, तो इसकी वजह से जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें 20% जितना ड्रॉप जो है वो हमें देखने को मिलेगा। श्रीलंका की बात रही तो हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स ने ये कहा कि अगर भारत फ्रेश लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को प्रोवाइड करता है तो ठीक है, वरना जो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। भारत ने ऑलरेडी के $2.4 बिलियन जनवरी से अभी तक की बात करें तो $2.4 बिलियन की सहायता यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी श्रीलंका को दे दी है। न्यू दिल्लीज मेजर एक्सपोर्ट्स टू कोलंबो, यानी कि श्रीलंका को हम क्या क्या मेजर चीज़ें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, स्टील, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नेपाल की बात रही तो नेपाल ने लग्जरी आइटम्स, कार्स, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट सप्लाईज, इन सारी चीज़ों पर एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। भारत जो चीज़ें नेपाल को भेजता है तो उसका 9% जितना पोर्शन जो है वो इन सारी चीज़ों का होता है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसकी वजह से इस साल इन सारे प्रोडक्ट्स में हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें हैं, जो नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो चीज़ें हम उनको बेचते हैं तो उसका 25% जितना जो है वो सिर्फ ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनता है। लेकिन इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स नहीं लगाए हैं क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। अब ये दोनों देश जो हैं वो भारत के बड़े कस्टमर्स हैं, राइट। $15 बिलियन की आइटम जो हैं वो हमने इन दोनों देशों को प्रोवाइड की हैं। और ये दोनों देशों के लिए इंडिया जो है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, बहुत बड़ा सोर्स है इन दो देशों के लिए चीज़ों को मंगवाने का। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, हमारे ट्रेडर्स जो हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, उनको भी इसकी इम्पैक्ट झेलनी पड़ेगी। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सिर्फ वीडियो को देखिए मत, इसको शेयर कीजिए, राइट। अगर ये
ग्रो नहीं करेगा तो फिर सीरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, राइट। एक सीरीज़ जो है या फिर एक कोई भी एक सीरीज़ होती है तो इट शुड बी सस्टेनेबल। अगर उसमें ग्रोथ ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। आई कैन सी ग्रोथ इन एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, लेकिन इस सीरीज़ में उतना ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको शेयर कीजिए, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।